नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं राजभाषा अधिकारी के पद पे मेरा अभी 2025 में चयन हुआ है। मैंने IBPS एसओ राजभाषा की परीक्षा 2024-25 के लिए आवेदन किया था, जिसके कि मैंने सभी जो स्तर होते हैं एग्ज़ाम के उनको क्लियर करके मैं आज सिलेक्शन लेके बैंक ऑफ इंडिया में सेवा देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने ये जो प्लेटफॉर्म है वो इसलिए बनाया है IBPS राजभाषा के नाम से, ताकि हम सब साथ मिलके जो IBPS राजभाषा एसओ की तैयारी है उसको आसान तरीके से कर पाएँ। हम अपने जो साथी लोग हैं जो इस परीक्षा में आना चाहते हैं, जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा गाइडिंग प्लेटफॉर्म तैयार करके दे सकें। इसमें मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप सब लोगों का मुझे साथ भी चाहिए। तो इसी उम्मीद से मैं इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए तैयार हुआ हूँ। और आपको बता देना चाहता हूँ कि अब एकदम सही समय है जब हम एक अच्छी शुरुआत करें, क्योंकि 1 जून को राजभाषा अधिकारी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और इसमें अब की बार बम्पर वैकेंसियाँ बताई जा रही है, और है भी, क्योंकि 78 वैकेंसियाँ कम नहीं हैं। पिछली बार जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 2025 की एग्ज़ाम में, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि केवल 25 ही वैकेंसियाँ हैं। जब नोटिफिकेशन आया था 2024 के अगस्त में, तो उसमें केवल PNB के बैंक में ओनली 25 वैकेंसियाँ थी। ठीक है। और जब मेंस हुआ तो तब पता चला कि RTI वगैरह से पता चला कि वैकेंसियाँ 55 हो चुकी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 30 वैकेंसियाँ और दे दी है। उसके बाद पता चला कि बैंक ऑफ इंडिया ने और इंडियन बैंक ने वैकेंसियाँ दे दी है। तो फाइनल जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो वैकेंसियाँ बढ़कर 75 हो चुकी थी। ठीक है। और अब की बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही वैकेंसियाँ कितनी हैं? 78 हैं। कई बार रेयर चांस होता है कि वैकेंसियाँ घट जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वैकेंसी हर बार घट जाएंगी। ठीक है। कई बहुत रेयर चांस होता है। ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। उसमें से एक पहलू ये भी है कि कई बार वैकेंसियाँ घट जाती है, ये टेंटिव वैकेंसियाँ होती है। लेकिन घटी नहीं है अभी तक, और लगभग वैकेंसियाँ अच्छी है। एक आपके लिए सुनहरा मौका है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए उत्तीर्ण हैं वो प्रयास ज़रूर करें। और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि आप इसके तीनों जो स्तर होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, आप अच्छे एक स्तर के साथ इसको उत्तीर्ण करें। तो अब हम चलो बात करते हैं कि जो IBPS एसओ राजभाषा की जो परीक्षा होती है वो क्या होती है, और इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और कैसे हमें फॉर्म फिलअप करना है, वो हम अब सब डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, IBPS एक एग्ज़ाम कंडक्टिव बॉडी है, जो कि जो सरकार के जो 11 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बैंक हैं, जो सरकारी बैंक जिसको हम बोल सकते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं। SBI है वो अलग है, वो अपने एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करवाता है। लेकिन 11 जो बैंक है, जैसे कि PNB हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, केनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, और महाराष्ट्र मैंने आपको बता दिया है। इन सब चीज़ों को मिला इन सब बैंकों को मिला के लगभग 11 बैंक हैं जो कि अपनी वैकेंसियाँ देते हैं। और उन वैकेंसियों के लिए IBPS अपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब हम बात करें कि जो एसओ राजभाषा है वो काम क्या करता है। एसओ राजभाषा का काम यही होता है कि जो हिंदी का काम है, यानी कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो ये काम है ये क्या होता है। तो इसमें आप हिंदी से रिलेटेड सारा काम करते हैं। अपने बैंक जो क्षेत्र आपको अलॉट हुआ है उस बैंक के अंतर्गत, जो जोनल ऑफिस आपको अलॉट हुआ है, जो रीजनल ऑफिस आपको अलॉट हुआ है, उसके अंदर आप अपना हिंदी का प्रचार प्रसार देखते हैं। आप हिंदी के जो अलग काम होते हैं, पत्राचार होते हैं, उनको देखते हैं। और हिंदी
एक शॉर्ट टर्म में कहूँ तो आप हिंदी को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होती हैं एग्ज़ाम की। एक प्री होता है, एक मेंस होता है और एक इंटरव्यू होता है। और जब अब 1 जून से अपने फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं और 21 जून तक भरे जाएंगे ये फॉर्म, तो और लगभग 1 महीना होगा, 1 या 1.5 महीने का टाइम होगा हमारे पास तैयारी करने का अच्छे से। 2 महीने मान सकते हो कि कई बार अनसर्टेनिटी होती है कि हम कुछ दिन हमारे तैयारी में से हट जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास मान के चलो कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम है। अब 20 अगस्त को एग्ज़ाम है तो हमारे पास टाइम है, जुलाई पूरा है, 19 दिन 20 अगस्त से पहले के हैं, 18 तक मान के चलो कि 18 दिन भी हैं, 1 सवा महीना वो हो गया और ये लगभग महीना पड़ा है, तो लगभग 2 महीने का टाइम मोटा मोटा हमारे पास है। तो इसमें अगर हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो व्यक्ति स्नातकोत्तर यानी एमए हिंदी है और जिसने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा हुआ है वो व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। और दूसरा व्यक्ति जिसने एमए संस्कृत कर रखी है और जो एमए संस्कृत वाला व्यक्ति है उसको ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट होने चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का। और अगर एज का देखें तो एज का 20 से लेके 30 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो एक्स सर्विसमैन है उनको मिलता है, पीडब्ल्यूबीडी को मिलता है, एससी एसटी ओबीसी को भी मिलता है, तो ये इनको एज रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है, किसी को 5 साल का, किसी को 2 साल का, किसी को 3 का, किसी को 10 का, ये इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। और इसकी एग्ज़ाम फीस की बात करें तो इसमें 850 रुपये, जो एससी एसटी है उनके लिए बहुत कम रहती है फीस, क्योंकि उनको ज़रूरत भी है। और 850 रुपये जनरल जो यूआर के जो बच्चे हैं उनके लिए, यूआर के ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको 850 रुपये पे करने होते हैं। और इसके बाद हम प्रॉपर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें एक प्री एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है और फिर अपना इंटरव्यू आता है। अगर आप प्री एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको मेंस के लिए एंट्री मिलती है, और फिर आपको, अगर आप मेंस क्लियर करते हैं उस कट ऑफ को, तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर हम बात करें कि प्री की जो कट ऑफ हैं वो अगर हम किस कहाँ तक काम आएगी, तो बता दूं कि जो प्री एग्ज़ाम होता है वो आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तरह होता है। आपने अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो उसके नंबर आपके फाइनल में नहीं जुड़ते, आपका फाइनल स्कोर जो होता है सिलेक्शन के लिए वो आपका मेंस का और इंटरव्यू का मिल के आता है। और अगर हम प्री की बात करें कि प्री का पैटर्न क्या होता है, तो मैं बता दूं कि प्री में 125 पर्सन आते हैं और 125 पर्सन के लिए हमें 120 मिनट का टाइम मिलता है, 40-40 मिनट के 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, और हम इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं बेसिकली। 3 सब्जेक्ट, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग अवेयरनेस, यानी कि जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर की जो करंट अफेयर्स होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। कुछ स्पोर्ट्स से भी एक आध क्वेश्चन आता है इसमें। तो हमें अगर तैयारी करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, हमें रीजनिंग पढ़नी होगी, हमें इंग्लिश पढ़नी होगी प्री के लिए, और हमें बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी होगी। ठीक है, अब जो बच्चे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से हैं उनको और जीए में प्रॉब्लम आ सकता है। और जो रीजनिंग, अगर इसकी हम बात करें तो रीजनिंग का जो एक प्रोसेस है, रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो एसएससी और जो जनरल एग्ज़ाम होते हैं उनसे थोड़ा अलग है, टफर साइड होता है। आपको एनालिटिक के टाइप की रीजनिंग आती है, आपको पजल सोल्व करने पड़ते हैं, जो टॉपिक वही रहते हैं रीजनिंग के, लेकिन लेवल थोड़ा हाई रहता है बैंकिंग एग्ज़ाम का। और इंग्लिश की भी आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम्स हो गए, ग्रामर के बेसिक रूल हो गए, एरर फाइंडिंग हो गया, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो गया, और पैराजम्बल्स हो गए, पैराजम्बल्स अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, अजम्पशन एंड के जो कंक्लूजन वाले हैं वो प्रश्न आते हैं आपके इंग्लिश में, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से सिलेबस रहता है। रीजनिंग का सिलेबस वही रहता है जो अलग एग्ज़ाम में रहता है, लेकिन पैटर्न अलग होता है।
कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं जिसकी हम आगे कभी चर्चा करेंगे। और इस तरीके का एग्ज़ाम होता है। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में अगर हम देखते हैं तो 30-30 मिनट के 2 सेक्शन मिलते हैं हमें, यानी कि कुल 60 मिनट का हमें टाइम मिलता है, एक 30 मिनट का और दूसरा भी 30 मिनट का। पहले 30 मिनट में हमें 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और दूसरे 30 मिनट में हमें 2 ट्रांसलेशन वहीं के वहीं करके टाइप करनी होती है। एक ट्रांसलेशन आती है हिंदी में जो कि हमें अपने मन में ट्रांसलेट करके साथ के साथ टाइप करनी होती है, और दूसरी ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश की जिसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करके टाइप करना होता है। तो 45 नंबर का वो हो गया, 15 नंबर की ट्रांसलेशन आती है। दोनों के लिए 30-30 मिनट का टाइम मिलता है। पहले अपना 45 जो MCQ वाला होता है वो आता है, फिर हमें ट्रांसलेशन करनी पड़ती है अंतिम स्टेज में। तो ये 60 नंबर का होता है। फिर अगर जो बच्चा मेंस की कट ऑफ को क्लियर करता है तब जाके उसको एंट्री मिलती है इंटरव्यू में, और इंटरव्यू में फाइनल होने के बाद आपको मेंस और इंटरव्यू के साथ में आपका स्कोर जुड़ के आता है और आपका सिलेक्शन के लिए वही अंक निर्धारित करता है। ये रहता है इसका पूरा प्रोसेस एग्ज़ाम का। और जो आगे इसके डाउट है, जानकारी है, हम उसको आगे जो आने वाली वीडियो है उनमें चर्चा करेंगे। थैंक यू।